गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों वाला चैप्टर स्टडी करा रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें, हमने आपको ये स्टडी कराया था। ठीक है, आज जो हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कर लिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आपको क्या क्या परीक्षण मिले वो भी आपने पढ़ लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत की असफलता भी आपने पढ़ ली। तो आज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मानिए बेटा कि जब कभी पेपर बना है तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है एग्जामिनर की कि भाई ये तो हमें देना ही देना है। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत अच्छा है। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई थी कि भाई प्रकाश जो है वो प्रकाश, ये बात तो प्लांक ने बताई नहीं थी कि ऊर्जा का वितरण सतत ना होकर विविध होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्सों में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अब ये उससे आगे की बात है। जब किसी धातु की सतह पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई धातु की सतह है, उस पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन डाला जाता है। ठीक है, h न्यू ऊर्जा का फोटोन डाला है तो उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने में करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन। तथा शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है, अर्थात शेष ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा में। शेष ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा में। दोबारा सुनिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित कराया जाता है तो कुछ ऊर्जा का उपयोग उस धातु के उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने में करता है, तथा शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में जो शेष ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये समीकरण बनता है h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एन बी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को पूरा समझाने वाला। तो ये h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एन बी स्क्वायर। अब मान लीजिए यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट है, मान लो आप जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी जो आवृत्ति है वो न्यू नॉट है, तो h न्यू नॉट आवृत्ति का फोटोन आएगा, h न्यू नॉट का आएगा। अब इस ऊर्जा का उपयोग तो केवल धातु के पृष्ठ, इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन केवल धातु के पृष्ठ से बाहर आने में करेगा, यानी h न्यू नॉट बराबर क्या होगा, फाई नॉट। अगर हम न्यू नॉट ऊर्जा का फोटोन डालेंगे, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट होगी तो h न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, फाई नॉट। हम यहां रख देते हैं, h न्यू बराबर क्या आएगा बताओ, h न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस के h न्यू नॉट। ठीक है, आगे देखिए इसको,
हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू। ये है आपकी इक्वेशन नंबर, देखिए ये तो फर्स्ट हो गई, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड देंगे। इसको देना चाहिए था सेकंड में, तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देंगे। एक बार दोबारा समझा रहा हूं इस बात को। यदि आपके फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट है तो h न्यू नॉट बराबर फाई नॉट होगा, क्योंकि अब तो आप उसे सिर्फ इतनी ही आवृत्ति दे रहे हैं जिसका उपयोग वो केवल धातु के पृष्ठ से बाहर आने में कर पाएगा, यानी h न्यू नॉट बराबर फाई नॉट। तो h न्यू और h न्यू नॉट ये क्या आएगा, h न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, h न्यू माइनस के h न्यू नॉट, और हाफ एम बी प्लस का h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो 3 समीकरण आइंस्टीन के आ चुके हैं। चाहो तो आप जानते हैं न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, रद्दो भले, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर h c अपॉन लैम्डा और माइनस के c अपॉन लैम्डा। ये भी एक समीकरण है पर इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। हाँ, ये तो आप पढ़ चुके थे, विरोधी विभव, विरोधी विभव आपको पढ़ा चुके थे। आप जानते हैं विरोधी विभव के बारे में क्या, वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, विरोधी विभव कहलाता है। और ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ई वी नॉट। तो हम हाफ एम बी स्क्वायर यहां रख देंगे, ई वी नॉट बराबर, ठीक है, ऊपर वाले में h न्यू माइनस न्यू नॉट, और v नॉट बराबर हो जाएगा h अपॉन e न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये विरोधी विभव का समीकरण है। चार समीकरण आपको हमने पढ़ा दिया आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, और ये मान के चलिए कि इनके बिना तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको एक बार दोबारा से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जब किसी धातु की सतह पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन डाला जाता है तो उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर आने में करते हैं, तथा शेष ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है, यानी h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, h न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू नॉट है, आप जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी जो आवृत्ति है वो न्यू नॉट है, तो h न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, फाई नॉट, और h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट। तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, h न्यू माइनस के h न्यू नॉट, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट, और हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा h न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट। और एक और आपने पढ़ा था हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ई बी नॉट होता है, विरोधी विभव, यानी वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर के लिए ई बी नॉट भी रख सकते हैं, और ये आएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से बी नॉट बराबर आएगा h अपॉन e न्यू माइनस न्यू। समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, सभी जो है, सभी समीकरण जो है वो आपके आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है। लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे। ऐसा है बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो भाई, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा काम करेंगे। कहीं किसी को पूछेगा तो वो बताएंगे, कहीं कुछ और पूछेगा तो वो बताएंगे। अब हम आते हैं, पहले इसको एक बार देखिए फिर आगे बात करते हैं। पहले इसको एक बार देखिए, सभी बच्चे ढंग से इसको देखिए, हर एक समीकरण की बात उनको समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है।
चलिए सर देखिए, मैं वैसे बोर्ड को साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। हाँ जी, सबसे पहला जो समीकरण था, पहला बात थी आइंस्टीन के प्रकाश जो तरंग सिद्धांत में असफलता थी वो ये थी, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि जब किसी धातु की सतह पर हम उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश डालते हैं और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देख लीजिए आइंस्टीन के तीसरे समीकरण के अनुसार हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू। आइंस्टीन के समीकरण से क्लियर हो रहा है क्या, पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वो डिपेंड करती है आवृत्ति पर। पहला जो तरंग सिद्धांत की असफलता थी वो ये थी कि तरंग सिद्धांत ये कहता था कि भाई जब हम किसी धातु की सतह पर तीव्रता डालते हैं, तीव्रता बढ़ाने का मतलब है अधिक ऊर्जा देते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी भी ऊर्जा क्या होनी चाहिए थी, अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन प्रायोगिक सिद्धांत जो प्रायोगिक रूप से जो मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर कर रही थी, तीव्रता पर नहीं। तो देख लीजिए आइंस्टीन के प्रकाश के समीकरण से क्लियर है कि हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए उल्टा मानते, दूसरा पॉइंट वहां ये था कि अगर हम धातु की सतह पर जो तरंग सिद्धांत की सफलता थी वो ये थी, यदि हम धातु की सतह पर उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित हो जाना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप से यह प्राप्त हुआ था कि जब तक आपकी आवृत्ति धैर्य आवृत्ति के बराबर नहीं होगी, एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। ठीक है ना, ये बात थी। अब हम उल्टा लेते हैं, मान लीजिए आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो धैर्य आवृत्ति से कम है, यानी ये ज्यादा, ये कम है। अब इस समीकरण को यहां रख के देखिए, इसको न्यू और न्यू नॉट से कम लीजिए, तो हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट ज्यादा होगा, माइनस में आंसर आएगा, आएगा ना माइनस में आंसर। और आपको पता नहीं ये बात याद है कि नहीं कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी ये हमेशा धनात्मक होती है। हाफ mv² हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भले ही माइनस में आ जाएगी लेकिन ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाफ mv² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो गतिज ऊर्जा आपकी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। और यहां अगर ऐसा लेते हैं तो k ही आपकी आएगी नेगेटिव, व्हिच इज इम्पॉसिबल। ऐसा तो भाई साहब हो ही नहीं सकता। अगर हम इनकी बात को मान लें कि आपके प्रकाश की आवृत्ति धैर्य आवृत्ति से ज्यादा है, कम है, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आती है, जो असंभव है। तो इसका मतलब यह है कि आपके प्रकाश की आवृत्ति या तो धैर्य आवृत्ति के बराबर हो या धैर्य आवृत्ति से अधिक हो। तीसरी बात, आइंस्टीन के अनुसार एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन के हिसाब से एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया होती है। मतलब अगर एक फोटॉन जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्शन करेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उस प्रक्रिया में अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देगा, और इस प्रक्रिया में कोई भी समय पश्चाता नहीं होगी। सीधे डाला, इलेक्ट्रॉन गया, स्ट्राइक किया फोटॉन पर और उससे इलेक्ट्रॉन को किक आउट यानी बाहर निकाल दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट तो ये है कि अगर आपके प्रकाश की वहां पे था आइंस्टीन में, यानी तीसरे पॉइंट में जो थी समय पश्चाता वाली वो बात समाप्त हो गई। जो तरंग सिद्धांत की मान के चल रहा था ना कि प्रकाश पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, लेके निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में आएगा, तब धातु की सतह से बाहर आएगा, तो वो बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई, क्योंकि एक फोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया हो रही है
और इस प्रक्रिया में वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसको देने वाला है। हाँ भाई, चौथी बात ये है कि अगर आपतित प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ाते हैं, तो मैं आपको ये फोटोन वाले में समझा चुका था, अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब है तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है? फोटोन की संख्या बढ़ती है। अब ज्यादा फोटोन अगर धातु की सतह पर आपतित होंगे तो ऑब्वियस बात है ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के बढ़ने का कारण यह है कि तीव्रता बढ़ाई तो ज्यादा फोटोन मुक्त हुए, और ये ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे, और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये है सर, ठीक है। एक बार मैं फिर दोबारा से इन चारों स्पष्टीकरणों को समझा रहा हूं। इस समीकरण से पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तरंग सिद्धांत कह रहा था कि इसे तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए था, लेकिन इसने बोल दिया नहीं, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप ये मान लें कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर दहली आवृत्ति से कम है, ऐसा मान लें, तो गतिज ऊर्जा हमारी जो है वो नेगेटिव आएगी, यानी ऋणात्मक आएगी, जो भाई साहब संभव ही नहीं है। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमेशा दहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, उसके बराबर भी चलेगी पर कोशिश ये कीजिए ज्यादा हो। तीसरी बात ये थी कि एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया होती है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करता है। जब एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको दे देता है? फोटोन को दे देता है, जिसे ग्रहण करके फोटोन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, मतलब इसमें फिर कोई समय आवश्यकता नहीं होगी। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप तीव्रता बढ़ा रहे हैं, अगर आप आपतित प्रकाश की क्या बढ़ा रहे हैं? तीव्रता। अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप लोग फोटोन की संख्या को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? फोटोन की संख्या को। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोटोन धातु की सतह पर आपतित होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ती है, फोटोनों की संख्या है वो बढ़ती है, जिससे मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और परिणाम स्वरूप प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। तो ये आपका पहला टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न होता है। शायद 4 या 5 लेक्चर हो गए इस चैप्टर के, और ये अब जाके आपका समाप्त हुआ है। थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन तो बस एक मात्र ही आया है। और देखिए इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बोर्ड कभी साफ करने की जरूरत नहीं महसूस हुई, किया भी नहीं, क्योंकि आइंस्टीन के समीकरण का उपयोग करते हुए मैंने इसको समझाया है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। मैं फिर से रिलेटेड आगे आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। हाँ जी, आइए आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं जो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ही संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक आध तो मैंने करा दिया होगा। हाँ, चलिए तांबे के लिए पहला क्वेश्चन है, तांबे के लिए दहली आवृत्ति, तांबे के लिए दहली आवृत्ति 1.12 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज है। ठीक है,
यदि तांबे की सतह पर 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराया जाए। या आपतित किया जाए तो कार्यफलन तथा निरोधी विभव कार्यफलन तथा निरोधी विभव का मान ज्ञात करो। निरोधी विभव का मान ज्ञात करो। ठीक है, और H बराबर है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। तो सबसे पहले तो बेटा कार्यफल बताते हैं आपको। हाँ, कार्यफल होता है फाई नॉट बराबर होता है H म्यू नॉट। ठीक है, ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। आप जो प्रकाश डाल रहे हैं दहली आवृत्ति दे रखी, दहली आवृत्ति बिल्कुल ठीक है, H म्यू नॉट और H ये फाई नॉट बराबर है और म्यू नॉट गिवन है आपको दिया हुआ है। H हो गया 6.63 गुणा 10 की घात -34 और ये आ जाएगा 1.12 गुणा 10 की घात 15। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कार्यफलन का मान आएगा। याद रखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। क्या में आएगा? इसको सॉल्व करने पर आंसर जूल में आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो आप डिवाइड कर देंगे कितने का 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, इसका भाग लगा देंगे और ये सब आप अपने आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर आएगा 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला काम होगा। ठीक है, इसके बाद आइंस्टीन का जो समीकरण था वो ये था 12mv² बराबर h न्यू माइनस के न्यू। ठीक है, अब न्यू तो है नहीं आपके पास, तो पहले तो न्यू निकालेगा। जो आप प्रकाश डाल रहे हैं न्यू बराबर क्या c अपॉन लैम्डा। c कितना है 10 की घात 8 बटे लैम्डा कितना है 2537 10 की पावर -10। इस मान को यहां रख देना, ये ev नॉट के बराबर होगा। न्यू बराबर क्या होगा, न्यू रहने देना, इसको मत बदलना। ठीक है, तो v नॉट बराबर आएगा h अपॉन e और न्यू माइनस न्यू नॉट। h की जगह 6.6 गुणा 63 गुणा 10 की घात -34, इसकी जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 और न्यू की जगह क्या आएगा 3 गुणा 10 की घात 8 और यहाँ 2 5 3 7 गुणा 10 की घात -10 और न्यू नॉट तो आपने दे ही रखा उसने 1.12 10 की पावर 15। सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा और वो आंसर आएगा आपका तकरीबन 0.24 वोल्ट। ये आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन है मोबाइल से कर सकते हैं। ये पहला अनसॉल्व क्वेश्चन था, फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन था, बड़ी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों ये काफी है, बहुत है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बहुत है बच्चों।